Hello students, welcome you all on your channel Vrindavan Academy. In this video, we are going to study इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। अभी तक इस चैप्टर पे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसमें अभी तक हमने 2 वीडियोस बना लिए हैं और 2 वीडियोस में से जो पिछली वीडियो है उसको पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था और उसके एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट एंड जर्नल पॉइंट पे हमने पोटेंशियल वहां पे फाइंड आउट किया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में जो एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू k टाइम्स p। p इज अ डायपोल मोमेंट अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दिस इज जनरल एक्सप्रेशन। अगर यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन लगाएं, अगर जो r डिस्टेंस है, हमने क्या लिया था, हमने डायपोल लिया था, दिस इज डायपोल, दिस इज माइनस q चार्ज, दिस इज प्लस q चार्ज। तो हमने कोई एक पॉइंट लिया था एक्सियल पोजिशन पे, हमने कोई पॉइंट लिया था और इसके सेंटर से जो डिस्टेंस हमने मानी थी वो r मानी थी। अगर ये जो डिस्टेंस है पॉइंट की सेंटर से, अगर ये बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, इट इज वेरी लार्ज कंपेयर टू ए, ठीक है। और ए क्या है, ए इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द चार्ज, एनी वन ऑफ द चार्ज, ठीक है। अगर आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, देन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम आर स्क्वायर मान लेंगे। दैट इज आर स्क्वायर विल बी मच मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हम निग्लेक्ट कर देंगे, तो जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू है वो आर स्क्वायर आ जाएगी। तो इस केस में ये अप्रोक्सीमेशन लगाने पे जो एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल आता है दैट इज के टाइम्स पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, याद रखिएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दिस इज जनरल वैल्यू, ठीक है। ये अप्लाई कब होगा, ये अप्लाई तब होगा जब जो पॉइंट है इट इज वेरी वेरी फार कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ए से आर की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। इक्वेटोरियल एक्सेस पे जब हमने पोटेंशियल निकाला था, तो इक्वेटोरियल एक्सेस पे जो पोटेंशियल निकला था दैट इज 0 निकल के आया था। और अगर हमने कोई एक जर्नल पॉइंट लिया था, एक ना वो इक्वेटोरियल एक्सेस पे हो ना वो एक्सियल पॉइंट हो, मतलब एक एक्सियल एक्सेस पे ना हो, दोनों अगर एक्सेस पे ना हो के एक जर्नल पॉइंट पे, जो कि हमने माना था कि ये सपोज कर लीजिए जर्नल पॉइंट P है यहाँ पे, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर से, इसका जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का सेंटर से, अगर ये थीटा डिग्री बना रहा है विद डायपोल वेक्टर, अगर ये थीटा डिग्री यहाँ पे बना रहा है, तो उस केस में जो हमारा पोटेंशियल निकल के आया था उस पॉइंट पे दैट इज Vp इज इक्वल टू के P cos theta upon r square। याद रखिएगा, दिस cos theta is the angle between the position vector of the point P and dipole moment vector P vector, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो हमारा है थीटा, ठीक है। तो यहां पे भी जो ये रिजल्ट आया था, दिस इज कम आफ्टर अ अप्रोक्सीमेशन, और वो अप्रोक्सीमेशन हमने लगाया था कि जो पॉइंट P है इट इज वेरी वेरी फार कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस, तब ये फॉर्मूला निकल के हमारा आया था। और जब इसको हमने वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था तो Vp इज इक्वल टू के टाइम्स, यहाँ cos थीटा है, दैट मीन्स ये डॉट प्रोडक्ट रहा होगा 2 वेक्टर्स के बीच में, और ये थीटा एंगल किन 2 वेक्टर्स के बीच में है, डायपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर r के बीच में है। तो पोजीशन वेक्टर r इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, तो ये क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट वेक्टर डॉट पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट दिस, और यहाँ पे हो जाएगा क्यूब। क्यूब कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का टर्म तो है नहीं, इसका मतलब यूनिट वेक्टर रहा होगा पोजीशन वेक्टर का, तो यूनिट वेक्टर आएगा दैट इज P वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर, एंड यूनिट वेक्टर को जब हम कन्वर्ट करेंगे वेक्टोरियल फॉर्म में तो दैट इज यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ दैट वेक्टर, तो यहाँ आ जाएगा r क्यूब। तो ये हमने देखा था, और यहीं से इस जनरल फॉर्मूले से हमने 2 चीजें देखी थी कि अगर थीटा 0 या 180 हो जाए तो हमारा जो पॉइंट होगा वो एक्सियल पोजीशन पे लाई करने लगेगा, और उस केस में जो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा दैट इज प्लस माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये प्लस कब आएगा, जब हमारा 0 डिग्री होगा। 180 कब आएगा, क्योंकि कॉस 180 माइनस होता है तो माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। और जब यहाँ पे इक्वेटोरियल एक्सेस पे होगा तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ थीटा 90 डिग्री जब पुट करेंगे तो यहाँ पे बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, हमारा 0 होता है। तो यहाँ तक पिछले वीडियोज में हमने कवर कर लिया था। अगर आपने पिछले वीडियोज नहीं देखी है तो आई बटन में क्लिक करिए और पिछली वीडियोज को पहले देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए पिछले 2 वीडियोज जो है हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिए हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो चलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसा कि इसका नेम है इक्विपोटेंशियल, मतलब ऐसा सरफेस जिसपे ईच एंड एवरी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या हो, सेम हो, ठीक है। एनी सरफेस दैट हैज same electric potential at every point on it is called equipotential surface,
ठीक है। अगर पोटेंशियल सेम है, थ्रू आउट सेम है, तो किन्हीं भी दो पॉइंट को अगर हम कंसीडर करेंगे, सपोज कर लीजिए ये एक सरफेस है, कैसा भी सरफेस हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, प्लेन हो सकता है। सपोज कर लीजिए सरफेस है और यहां पे अगर हम दो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं ए एंड बी, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो बी का पोटेंशियल वी ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने की वजह से यहां पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन हमने पढ़ा था, वर्क डन किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड जो वर्क डन होता है दैट इज क्यू इंटू डेल्टा वी होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे वर्क डन से रिलेटेड। तो वर्क डन जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में दैट इज जीरो। ठीक है, वर्क डन क्यों जीरो होता है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो किन्हीं भी दो पॉइंट पे अगर चार्ज को मूव कराया जाएगा तो वहां पे पोटेंशियल सेम होने की वजह से जो डिफरेंस इन पोटेंशियल है दैट विल बी जीरो। अगर डिफरेंस इन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। एट एवरी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नॉर्मल होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। क्यों नॉर्मल होती है, अगर नॉर्मल नहीं होगी, सपोज कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, ठीक, तो ये सरफेस है, सपोज कर लीजिए ये हमारी सरफेस है और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होती है, 90 डिग्री बनाती है। सपोज कर लीजिए हमने नहीं है, नॉर्मल नहीं है और किसी वो एक पर्टिकुलर एंगल पे है, थीटा पे, ठीक, तो अगर ये थीटा डिग्री पे है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका कुछ ना कुछ एक कंपोनेंट आएगा इस सरफेस के अलोंग, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इसके अलोंग कोई ना कोई एक कंपोनेंट आएगा दैट इज ई कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये ई कॉस थीटा कंपोनेंट आता है सरफेस के अलोंग तो अगर यहाँ पे चार्ज क्यू है तो इस पे एक फोर्स लगेगा एफ, जो कि क्या हो जाएगा क्यू ई कॉस थीटा, जिसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से अब ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। और फोर्स अगर है वहां पे और चार्ज है जो फोर्स की वजह से मूव हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, इसलिए इस चीज को ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होती है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी तो 90 डिग्री बनाएगी और 90 डिग्री बनाएगी तो इसका जो कंपोनेंट होगा सरफेस के लॉन्ग ये हमेशा जीरो होगा, क्योंकि cos 90 हमेशा जीरो होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दीज टू प्रॉपर्टीज आर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर हम बात करें कि अदर प्रॉपर्टीज कौन सी हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है उसके बीच का जो सेपरेशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, मतलब किसी रीजन में किसी पॉइंट पे अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत पास पास होंगे। जैसे हम देखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का केस डिस्कस करते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास पास होती हैं तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ऐसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोजर हैं तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन वीक है तो वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा दूर दूर होंगे, फार्दर अपार्ट होंगे, मतलब उनके बीच की जो क्लोजनेस है वो कम हो जाएगी, वो दूर दूर होंगे। इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होता है वो होता है माइनस डीवी अपॉन डी आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये हमने पढ़ा था। तो डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डीवी अपॉन ई। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो डीवी होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, जो डीवी जो वी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो डीवी जो हो जाएगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस केस में पोटेंशियल तो चेंज हो नहीं रहा है, ठीक, तो दैट मींस डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ई। ठीक है, पोटेंशियल कांस्टेंट होने की वजह से डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। मतलब अगर सेपरेशन ज्यादा है पोटेंशियल के बीच में तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी, और अगर सेपरेशन कम है मतलब डिस्टेंस कम है इक्विपोटेंशियल सरफेस का तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, और जब वीक फील्ड रीजन होगा मतलब वीक फील्ड होगी तो उस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा दूर दूर होंगे।
ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए प्रॉपर्टीज में, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती थी, वैसे ही कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, अगर वो दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे दो पोटेंशियल वैल्यू हो जाएंगी। और हमने अभी पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दो पोटेंशियल नहीं हो सकता, मतलब सेम पोटेंशियल होगा। जबकि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि दो पोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल की दो वैल्यूज हो जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन दीज आर द फोर मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब देख लेते हैं पैटर्न ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो हमें और कहा जाए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बताइए कि कैसा होगा, तो डिस्कस करते हैं। तो अगर बात की जाए, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो निगेटिव चार्ज हो, लेकिन अगर पॉइंट चार्ज होगा, अगर पॉइंट चार्ज होगा, तो उस केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि पैटर्न क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा। लेकिन देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इससे अवे जाती है, और चार्ज के पास में, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो चार्ज के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो लार्ज होगी। इसलिए चार्ज के पास जो स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो क्लोजर होगा। यहां पे पास पास होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, तो जो इक्विपोटेंशियल के बीच का जो सेपरेशन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो सेपरेशन है वो धीरे धीरे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसलिए जो पॉइंट चार्ज होता है उसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं स्फेरिकल, वो क्लोजर द चार्ज, चार्ज के पास में थोड़ा सा पास पास होते हैं, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं चार्ज से, वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन बढ़ता जाता है। ये बात हो गई पॉइंट चार्ज की। चाहे ये पॉजिटिव चार्ज होगा चाहे नेगेटिव चार्ज होगा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो हमेशा स्फेरिकल इन शेप होगा। ठीक है। अब अलग अगर बात किया जाए कि अलग पैटर्न देखा जाए कि अगर दो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज ले लिया जाए, सपोज कर लो एक पॉजिटिव ले लिया गया चार्ज और एक निगेटिव चार्ज ले लिया गया, तब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को देखने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं, सिंस मुझे पता है इससे रिलेटेड जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो स्फेरिकल होगा, इससे रिलेटेड भी स्फेरिकल होगा। पैटर्न तो पता चल गया, इससे रिलेटेड भी स्फेरिकल होगा, इससे रिलेटेड भी स्फेरिकल होगा। लेकिन कहां पे उनकी क्लोजनेस ज्यादा होगी, मतलब वो कहां पास पास होंगे और कहां दूर दूर होंगे, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में देखूं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलती हैं और यहां जाती हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देखूंगा तो इन बिटवीन द चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में और नेगेटिव चार्ज की वजह से इन दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाए तो ऐड हो जाती है। कैसे ऐड होती है मैं आपको बताता हूं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर इन दोनों के बीच में कहीं भी पॉइंट कंसिडर किया जाए, यहां कंसिडर किया जाए, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द चार्ज होगी। तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई भी पॉइंट अगर कंसिडर किया जाएगा, कोई भी रीजन कंसीडर किया जाएगा, तो वहां पे इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए क्या हो जाती हैं? एड अप हो जाती हैं, और यहां पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है। और अगर कहीं यहां पे या यहां पे अवे फ्रॉम द चार्ज साइड राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड कहीं भी पॉइंट कंसीडर किया जाए, तो वहां पे जो पॉइंट होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सब्सट्रैक्ट होती है। कैसे? सपोज कर लीजिए यहां पे पॉइंट है, तो यहां पे जो पॉइंट होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड द चार्ज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो चाहे इधर पॉइंट कंसीडर किया जाए चाहे इधर पॉइंट कंसीडर किया जाए, दोनों ही जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होने की वजह से सब्सट्रैक्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए बिटवीन द चार्जेस, अगर पॉजिटिव और अपोजिट चार्जेस हैं तब ये केस है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो बिटवीन द चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, और अवे फ्रॉम द चार्जेस चाहे राइट चाहे लेफ्ट, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है दैट इज मिनिमम, मतलब वहां कम होती है। तो जो यहां पे स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है वो बिटवीन द चार्जेस क्लोजर होगा। यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे अगर सेपरेशन देखा जाए इक्विपोटेंशियल सरफेस का, तो यहां पे क्या है? कम है, यहां पे क्या है? कम है। लेकिन आउटसाइड द चार्जेस, चाहे वो नेगेटिव चार्ज के राइटवर्ड हो चाहे लेफ्टवर्ड पॉजिटिव चार्ज के, इधर देख रहे हो आप, इनके बीच में सेपरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि अगर पैटर्न ड्रॉ करने को आता है तो यही मेन पॉइंट्स हैं, यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको वहां पे देखने हैं, क्योंकि स्फेरिकल तो आप बना दोगे, लेकिन यहां पे जो ये सेपरेशन है ये क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए।
और यहाँ पे सेपरेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब अगर बात करते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस की बात की जाए, जब पॉजिटिव चार्ज होते हैं दो, तो पैटर्न तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये बनता है, और आप देख रहे हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सेपरेशन ज्यादा है। तो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहां पे बिटवीन द चार्जेस, जब सिमिलर चार्ज हो, चाहे वो निगेटिव चार्ज हो दोनों, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो दोनों, ठीक है। बस निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न यही बनेगा, बस क्या होगा, एरो की डायरेक्शन टुवर्ड द चार्ज हो जाएगी और पैटर्न तो यही बनेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो यहां बिटवीन द चार्जेस जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कम होती है कंपेयर टू आउटसाइड द चार्जेस। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर पॉइंट कंसीडर कर लिया जाए तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सब्सट्रैक्ट होती है इधर। जबकि अगर इधर कंसीडर किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो यहां पे एड अप हो जाती हैं। तो आउटसाइड द टू चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऐड हो रही हैं, और बिटवीन द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड सब्सट्रैक्ट हो रही हैं इन द केस ऑफ सिमिलर चार्जेस। इसलिए यहां पे जो स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, दैट विल बी सेपरेटेड। यहां पे सेपरेशन यहां पे ज्यादा होगा बिटवीन द चार्जेस, और यहां पे जो सेपरेशन होगा वो कम होगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि अगर दो पेयर ऑफ चार्जेस हैं, चाहे वो सिमिलर हो चाहे वो अपोजिट हो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा जो बनेगा वो स्फेरिकल ही बनेगा। लेकिन अगर अपोजिट है तो बिटवीन द चार्जेस सेपरेशन विल बी मिनिमम, एंड अगर सिमिलर है तो बिटवीन द चार्जेस जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का सेपरेशन होगा वो ज्यादा होगा, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो बिटवीन द चार्जेस जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का सेपरेशन होगा वो क्या होगा, कम होगा। अब अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिखाई गई है पैरेलल इक्विडिस्टेंस लाइन जो होती है उससे दिखाई जाती है। तो यहां पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड इक्विडिस्टेंस टू ईच अदर होता है। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप यहां पे बनाओगे, वो चाहे जितने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लो, यहां मैंने सिर्फ दो ही बनाए हैं, कितने भी बन सकते हैं, लेकिन ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इट इज अ प्लेन, ये प्लेन होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और इक्विडिस्टेंस होगा। ठीक है, ये जो दोनों होने चाहिए, जितने भी प्लेन बनाओगे वो एक दूसरे के इक्विडिस्टेंस होंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इक्विपोटेंशियल सरफेस गिव अ विजुअल पिक्चर ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देता है, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, वो क्या देती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को बताती हैं। ऐसे ही जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बताता है। जहां पे सेपरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में क्या होगा, कम होगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जहां पे सेपरेशन ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरीके से यहां पे रिलेट करता है विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वीडियो में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ा, तो यहीं पे बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्फेरिकल शेल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल पढ़ेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फॉर फर्दर नोटिफिकेशन चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।